हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मानवेंद्रास कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय कक्षा 12 की जो अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसका अध्याय जो हमारा 2 है वो चल रहा है। इस दूसरे अध्याय पर ये मेरा 8वां वीडियो है। तो कुल मिला के मांग की अवधारणा हम पढ़ रहे हैं। मांग की अवधारणा पर मेरा यह तीसरा पाठ है। तो आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं मांग वक्र में शिफ्टिंग। मांग वक्र में बदलाव किस तरीके से होता है, इस बदलाव को हम समझने वाले हैं। तो देखो विद्यार्थियों, मांग में शिफ्टिंग को 2 तरीकों से समझा जा सकता है। मांग वक्र में परिवर्तन। अब मांग वक्र में परिवर्तन 2 तरीकों से हो सकता है। एक ही मांग वक्र पर बदलाव, एक ही मांग वक्र पर बदलाव, यानी मांग वक्र बदलता नहीं, मांग वक्र पर ही हम ऊपर नीचे इधर उधर हो रहे हैं। फिर दूसरा है मांग वक्र का बदल जाना। मांग वक्र का बदल जाना, इसमें मांग वक्र पूरा ही बदल जाता है। तो देखो, मांग में शिफ्टिंग यानी मांग में परिवर्तन 2 तरीकों से हो सकता है। एक ही मांग वक्र पर बदलाव और दूसरा है मांग वक्र का बदल जाना। अब एक ही मांग वक्र पर बदलाव, इसको क्या कहेंगे? एक ही मांग वक्र पर बदलाव को हम कहते हैं विस्तार और संकुचन। मांग में विस्तार और संकुचन कहा जाएगा इसे। यानी अगर मांग वक्र पर ही बदलाव हो रहा है, मांग वक्र पर अपन ऊपर नीचे इधर उधर जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विस्तार और संकुचन कहलाएगा। और दूसरा मांग वक्र का बदल जाना, मांग वक्र चेंज हो जाएगा। पहले मांग वक्र ये था, अब नया मांग वक्र ऊपर बना या नीचे बना, यानी मांग वक्र पूरा ही बदल गया, एक नया मांग वक्र प्राप्त हुआ। तो ऐसी दशा को हम क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि और कमी। मांग में वृद्धि और कमी। अब खास बात ये ध्यान रखना, मांग में विस्तार और संकुचन किस कारण होता है और मांग में वृद्धि और कमी किस कारण होती है? तो देखो बच्चों, मांग में विस्तार होता है कीमत में परिवर्तन के कारण। अगर कीमत में बढ़ोतरी या कमी, यही होता है, ये परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन या तो बढ़ना हुआ या घटना हुआ, या तो कीमत बढ़ेगी या घटेगी, ये चीज दिखाई देगी। तो इसके कारण क्या होगा? कीमत में परिवर्तन के कारण क्या होता है? मांग में विस्तार और संकुचन होता है। अब देखो, कीमत के अलावा अन्य तत्व भी हैं, हमने पढ़ा अन्य तत्व भी है जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो अन्य तत्वों में अगर परिवर्तन होता है, अन्य तत्वों में अगर बदलाव होता है, तो क्या होता है? मांग में वृद्धि और कमी। तो आइए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। मांग में विस्तार और संकुचन को डायग्राम से समझते हैं, उसी तरीके से मांग में वृद्धि और कमी को भी समझते हैं। तो देखो, मांग में परिवर्तन, शिफ्ट या बदलाव, इसको हम कह सकते हैं 2 प्रकार से मांग में शिफ्टिंग हो सकती है। एक ही मांग वक्र पर गमन यानी मांग में विस्तार और संकुचन, मांग वक्र का बदल जाना अर्थात वृद्धि और कमी। तो जो पहला है हमारा, एक ही मांग वक्र पर गमन अर्थात मांग में संकुचन और विस्तार। तो देखो, मांग में विस्तार और संकुचन कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कीमत में जो भी परिवर्तन, कीमत बढ़ी है या कीमत कम हुई है, इसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग में विस्तार और संकुचन होगा। यानी कीमत में बढ़ने और घटने का परिणाम स्वरूप मांग में क्या हुआ? विस्तार और संकुचन। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या होगा? अगर कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या होगा? अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, तो मांग में क्या होगा? मांग में संकुचन होगा। और अगर कीमत घटती है तो कम कीमतें होती है तो लोग ज्यादा मांग करते हैं, तो कीमत घटती है तो क्या होगा? कीमत घटती है तो मांग में विस्तार होगा। तो इस तरीके से कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन होता है, कीमत घटने पर मांग में विस्तार होता है। एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है, मांग में विस्तार को यहां पर बताया है, तो ध्यान से इसको समझना। ये OY अक्ष है, ये Y अक्ष है, यहां पर कीमत को बताया है, OX अक्ष पर मांग को बताया है, ठीक है। और DD ये मांग वक्र है। DD क्या है? मांग वक्र है। हम प्रारंभिक दशा A बिंदु को मानते हैं, यानी कीमत क्या है? OP कीमत है। वस्तु की कीमत क्या है? OP है। और इस OP कीमत पर वस्तु की मांग कितनी है? OQ है। तो A बिंदु पर है, मांग वक्र पर हम कहाँ है? A बिंदु पर। ये प्रारंभिक दशा है, यानी OP कीमत है, उस पर OQ मांग है, और हम कहाँ बैठे हैं? A बिंदु पर। अब अगर कीमत क्या हो जाती है? घट जाती है। मान लीजिए कीमत हो गई कम, अब कीमत क्या रह गई? OP0, कीमत कम हो गई। पहले OP थी कीमत, अब OP से घटकर OP0 रह गई। कीमत में कमी कितनी आई? PP0 की कमी आई, यानी PP0 कीमत क्या हुई? कम हुई है। तो इस तरीके से कीमत में कमी PP0 की होने के कारण मांग क्या हो गई? कीमत घटी है तो मांग क्या होगी?
जब कीमत घटी है तो मांग बढ़ेगी। तो मांग Q से बढ़कर Q1 हो गई, यानी OQ पहले मांग थी, अब कितनी हो गई, OQ1 हो गई। अब मांग वक्र पर हम कहाँ आ गए, हम A बिंदु से कहाँ आ गए, हम B बिंदु पर आ गए। पहले हम कहाँ थे, मांग वक्र पर A बिंदु पे थे, अब हम आ गए B पर। तो किधर गमन हुआ है, देखो गमन किधर हुआ है, ऊपर, किधर, ऊपर से नीचे की ओर गमन हुआ है, यानी ऊपर बाएं से, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, ठीक है। तो ऊपर बाएं से हम किधर जा रहे हैं, ऊपर बाएं से हम नीचे दाईं ओर गए हैं। तो ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर जाना क्या है, मांग में विस्तार है। इसका मतलब क्या है, मांग में विस्तार है। देखो ये अक्ष खुला है, जो नीचे वाला मांग वाला भाग है ना, ये खुला है, पहले इतना था अब इतना बड़ा हो गया। तो ये नीचे वाला भाग अगर खुलता है तो क्या होगा, मांग में विस्तार होगा। तो देखो चित्र में प्रारंभिक कीमत ओपी है, ये कीमत ओपी है, OQ मांग है, ये OQ मांग है। यदि कीमत घटकर OP 0 रह जाती है, अब OP कीमत से घटकर OP 0 रह गई, कीमत क्या हो गई, इतनी कीमत रह गई। तो ऐसी दशा में मांग पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, A बिंदु से हम चले गए B बिंदु पर, यानी मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। और मांग वक्र पर गमन किधर हुआ है, ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गमन हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मांग में विस्तार। तो मांग में विस्तार किस कारण हुआ है, साफ तौर पे पता चल रहा है, किस कारण हुआ है, कीमत में कमी होने के कारण। तो मांग में विस्तार का जो रीजन होता है ना, वो क्या होता है, P अगर घटती है तो क्या होगा, मांग में विस्तार होगा, मांग में फैलाव होगा। विस्तार का मतलब फैलाव, मांग बढ़ी है, मांग फैली है। मांग पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई, OQ से OQ1 बढ़ा है, फैलाव हुआ है, इसे हम कहेंगे विस्तार। अब समझते हैं मांग में संकुचन। तो जैसा मैंने बताया, मांग में विस्तार कीमत में कमी के कारण होता है, तो ये कीमत बढ़ती है तो होगा, है ना। मांग में संकुचन किस कारण होगा, तो मांग में संकुचन कीमत में बढ़ोतरी के कारण होगा। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं OP कीमत है, प्रारंभिक दशा क्या है, OP वस्तु की कीमत है, और इस पर वस्तु की मांग क्या है, OQ है। और हम कहाँ बैठे हैं, A बिंदु पर बैठे हैं। इस A बिंदु पर हम बैठे हैं, क्यों, क्योंकि कीमत OP है और मांग कितनी है, OQ मांग है। अगर कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, यानी OP से बढ़कर OP1 हो गई, P1 की कीमत में बढ़ोतरी हो गई, कीमत में, यानी बढ़ोतरी कितनी हुई, डेल्टा P1 की, यानी परिवर्तन, ये डेल्टा परिवर्तन को बता रहा है। परिवर्तन कितना हुआ, P1 का, ये P1 के बराबर कीमत बढ़ गई। अगर कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो मांग क्या हुई, OQ से घटकर कितनी रह गई, OQ 0 रह गई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर OQ से हम OQ 0 पर आ गए। तो ये अक्ष जो OX अक्ष है वो सिकुड़ा है, वो संकुचन हुआ है। इस अक्ष पर क्या हुआ, संकुचन हुआ है। ये अक्ष छोटा हो गया, पहले इतना बड़ा था, अब इतना ही रह गया, इतना घट गया, कम हो गया। तो हम मांग वक्र पर A बिंदु से कहां आ गए, C बिंदु पर आ गए। यानी मांग पर नीचे दाईं ओर, ये दायां भाग है, इधर बायां भाग है, तो हम नीचे दाएं से ऊपर बाईं ओर गए हैं, यानी A बिंदु से C बिंदु पर हम गए हैं। इसी मांग वक्र पर गए हैं, कोई नए मांग वक्र पर तो नहीं गए, लेकिन A से C पर गमन हुआ है, नीचे दाएं से ऊपर बाईं ओर गमन हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मांग में संकुचन। संकुचन किस कारण हुआ है, P जो है बड़ी है, यानी P मतलब प्राइस, कीमत क्या हुई, बड़ी है, इसके कारण मांग में क्या हुआ, संकुचन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, मांग में विस्तार और संकुचन कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये खास बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मांग में विस्तार किस कारण होता है, मांग में संकुचन किस कारण होता है। तो मांग में विस्तार होता है कीमत में कमी के कारण, और मांग में संकुचन होता है कीमत में वृद्धि के कारण। कीमत अगर बढ़ती है किसी वस्तु के तो मांग में संकुचन होगा, और किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग में विस्तार होगा। तो इस तरीके से मांग में विस्तार और संकुचन के लिए जिम्मेदार कौन है, वस्तु की कीमत। अब देखो, कीमत के अलावा कुछ और भी तत्व हैं जिनमें बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे मौसम में बदलाव हो गया, अन्य और भी चीजें हैं, उनके कारण भी मांग प्रभावित होती है। उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदतें, तीज त्योहार, मौसम, इन सब के कारण भी मांग प्रभावित होती है, यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतें। तो इन सारे चीजों के कारण मांग प्रभावित होती है। तो इनके कारण मांग में क्या होगा, मांग में वृद्धि और कमी होगी। तो मांग में वृद्धि क्या होगी, मांग में वृद्धि किस कारण होती है, जैसे मैंने बताया, मांग में वृद्धि अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होती है। यानी वस्तु की कीमत के अलावा जो और भी जो तत्व हैं वो मांग को प्रभावित करते हैं, वो मांग को कम ज्यादा करते हैं। तो एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझें। तो देखो, मांग में वृद्धि को बताया है, इस चित्र में क्या बताया है, मांग में वृद्धि की दशा को बताया है। अब देखो, ये DD, ये प्रारंभिक मांग वक्र है, ठीक है। आप इस वक्र को भूल जाओ, केवल इस वक्र को ध्यान में रखो। DD प्रारंभिक मांग वक्र है, हम कहां पर हैं, OP कीमत है, उस वस्तु की OP कीमत है।
और इस डी मांग वक्र के अनुसार ए बिंदु पर हम बैठे हैं। कहां बैठे हैं? ए बिंदु पर। और मांग मात्रा कितनी है? ओ क्यू। अब देखो कीमत में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन मांग में परिवर्तन हो गया। मांग बढ़कर कितनी हो गई? ओ क्यू 1 हो गई। ये यूं समझ लो कि ये सर्दियों का समय है। अभी क्या है? अभी वैसे तो गर्मियों का समय है, लेकिन आप समझिए अभी वर्तमान में सर्दियों का समय है। और ये आइसक्रीम की कीमत है। ओपी क्या है? आइसक्रीम की कीमत है। मान लीजिए ये आइसक्रीम की कीमत है। इस आइसक्रीम की कीमत पर ये आइसक्रीम की मांग है। ओ क्यू आइसक्रीम की मांग है। अब देखो कीमत तो उतनी है, यानी 5 रुपए की आइसक्रीम आती थी, अभी भी 5 रुपए की आइसक्रीम है और आगे भी 5 रुपए की आइसक्रीम है, लेकिन मांग बढ़ गई। तो देखो सर्दियों के मौसम में आइसक्रीम की कीमत, इस कीमत पर आइसक्रीम की मांग कितनी है? ओ क्यू है। लेकिन अब गर्मियां आ गई, सर्दियों की दशाएं चेंज हो गई, मौसम में बदलाव हो गया, अब गर्मियां आ गई, तो इसी कीमत पर अब आइसक्रीम की मांग ओ क्यू 1 है, यानी आइसक्रीम की अब ज्यादा मांग है। कारण कीमत में बढ़ोतरी के कारण ये वृद्धि नहीं हुई है। ये वृद्धि किस कारण हुई है? ये वृद्धि मौसम में बढ़ोतरी के कारण, मौसम में बदलाव के कारण हुई है। तो अब हम ए बिंदु पर थे पहले, अब हम इसी मांग वक्र पर कहां आगे? बी बिंदु पर आगे। तो प्रारंभिक मांग वक्र के ऊपर किधर? दायां भाग या बायां भाग? प्रारंभिक मांग वक्र के ऊपर दाईं ओर, यानी ए से मैं ऊपर जंप हुआ हूं ऊपर की ओर बी बिंदु पर, और ये बी बिंदु D1 वक्र पर है। D1 वक्र कहां बना? पुराने मांग वक्र के ऊपर बना, तो इसे कहेंगे मांग में वृद्धि। ये क्या हुई? मांग में वृद्धि। वृद्धि की दशा में नया वक्र बनता है ऊपर की ओर। किधर? दाईं ओर ऊपर। पुराने मांग वक्र के ऊपर दाईं ओर अगर नया वक्र प्राप्त हो तो इसे कहेंगे मांग में वृद्धि। तो वृद्धि का मुख्य कारण आपने समझा। वृद्धि किस कारण होती है? मांग में वृद्धि किस कारण होती है? कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। अन्य तत्व अगर बदल जाए, अन्य तत्वों में एक मौसम भी एक तत्व है, यह बदल जाता है तो मांग में क्या होगा? मांग में वृद्धि होगी। फिर बात करें कमी की, तो देखो मांग में कमी की दशा में क्या होगा? मांग में कमी की दशा में मांग वक्र जो बना हुआ है ये डी प्रारंभिक मांग वक्र है, इसके नीचे और एक नया मांग वक्र बनेगा, यानी बाईं और नीचे। प्रारंभिक मांग वक्र के अगर बाईं और नीचे की ओर एक नया मांग वक्र प्राप्त हो तो ये मांग वक्र कमी की दशा को बताएगा। यानी कि हम प्रारंभ में कहां थे? ए बिंदु पर थे, हम परिवर्तित होकर हम सी बिंदु पर चले गए, है ना। मान लीजिए कीमत ये ओपी है और पहले ओ क्यू मांग थी, अब घटकर मांग क्या रह गई? ओ क्यू 0 रह गई, यानी ओ क्यू से घटकर हम ओ क्यू 0 पे आ गए। तो पहले ए बिंदु पर थे डी मांग वक्र पर, अब D0 मांग वक्र के हम सी बिंदु पर पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो ये क्या है? ये कमी को बताता है। तो अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में जो है वृद्धि और कमी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मांग में वृद्धि और कमी का मुख्य रीजन क्या है? अन्य तत्वों में बदलाव, अन्य तत्वों में कमी के कारण मांग में वृद्धि और कमी होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को वापस जो है बुक की नज़र से पढ़ेंगे। ये हमने नोट्स की नज़र से पढ़ा है। आपकी किताब में किस तरीके से ये चैप्टर जो है दिखाई देता है। किताब की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। जो एनसीईआरटी की जो मुख्य किताबें हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम की किताबों के लिए केवल इतना किया जाता है कि अंग्रेजी माध्यम की किताबों का जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में कर लिया जाता है। तो उससे जो भाषा जो है वो काफ़ी हद तक जटिल हो जाती है ना। तो जैसे बजट सेट है, उदासीनता वक्र को तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र, ऐसे कुछ लैंग्वेज इस तरीके की बन जाती हैं कि वो थोड़ी समझ से परे हो जाती हैं, और कुछ नहीं है। बाकी मूल जो चैप्टर है वो आपका यही है। हमें बोर्ड का सिलेबस ध्यान रखना है, बोर्ड के सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और समझनी है, क्योंकि जो पेपर हैं, जो सिलेबस हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। अब किताबी भाषा को हम थोड़ा सरल कर लेंगे, और सरल करने की दृष्टि से मैं नोट्स में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जो अगली हमारी क्लास होगी वो थोड़ी किताब पे बेस पे होगी। मैं किताब का चैप्टर आपके सामने रखूंगा और उसको हम पढ़ेंगे, और उसके साथ ही एक लाइव क्लास जो है वो हम अरेंज करते हैं। हमेशा हमारा जो चैप्टर पूरा होने के बाद हम एक लाइव क्लास वाइज ऐप पर रखते हैं। तो 1 या 2 क्लासों में ये चैप्टर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद 2 मेरी लाइव क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपके ग्रुप में आपको भेज दी जाएगी। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।